कि बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा दुल्हन को सिंदूर लगाने का हक, और मोदी जी कर रहे हैं बक बक बक। 11 साल से माननीय मोदी जी और एनडीए और भाजपा के सरकार ने देश की जनता के साथ धोखा दिया है, इस बार भी धोखा मिला है। वही चीज मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है क्या? ऐसे ये क्या हो रहा है? हर गांव में महिलाओं को जबरन गाड़ी में बैठा के उस रैली में भेजा जा रहा था। हर चुनावी में इसको बनाते हैं कि ये उड़ान योजना में शामिल हो गया है, ये यहाँ से इतनी तारीख को फ्लाइटें उड़ेंगी, इसका जो है चार दीवारी होना शुरू हो गया, यहाँ पिलरिंग शुरू हो गया, यहाँ इतने बजट पास हो गए। नमस्कार, आदाब आप सभी को। आप लोग जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं और आज के हमारे अतिथि हैं ओम प्रकाश गर्ग जी, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और आज इनसे हम लोग सवाल जवाब करने पर हाजिर हुए हैं। और ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर। और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरी तरफ से। गर्ग जी, आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक है जनता, क्योंकि आजकल आप होर्डिंग पे छाए हुए हैं, सब जगह आप ही नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सब जनता भी जानना चाहेगी कि आपकी राजनीति में इंटरेस्ट कब से हुई और आपके राजनीतिक गुरु कौन है और किस प्रकार आपकी दिलासा बढ़ती चली गई राजनीति में? देखिए, तो बड़ा ही अजीब, अब चूंकि बताते हुए मुझे बड़ा ये लग रहा है क्योंकि देखिए, राजनीति में मेरी जो सक्रियता हुई या जो भी मेरी राजनीति में अभी तक का जो सफ़र है, जहाँ तक के सफ़र में मेरा संघर्ष भी है। और एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा था उस समय, 1991 की बात थी, 10-11 साल का मैं उस समय होगा। और राजीव गांधी जी की यहाँ एक रोड शो यात्रा निकली और चूंकि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी थे लोकसभा, उनका जो चुनाव कार्यालय होता था वो मेरे मकान में था। क्या बात? और उनका नाम भी मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकप्रिय सांसद रहे यहाँ के काली प्रसाद पांडे जी, तो उनका कार्यालय मेरे यहाँ था। तो उनकी पूरी चुनावी रणनीति जो बनती थी मेरे दादा के अनुरूप बनाई जाती, देख रेख में बनती थी। और दादाजी भी बहुत सक्रिय थे, कांग्रेसी थे। और तो जब उनका रोड शो हो रहा था ना, तो जब रोड शो की गाड़ी जब आई थी तो राजीव गांधी जी की गाड़ी रुकी थी मेरे घर के सामने, वह दृश्य मुझे याद है। और राजीव गांधी जी ने अपने गले से माला निकाल के हम लोगों के घर के ऊपर फेंका था। क्या बात? वह दृश्य था जो मुझे कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया था, इनकी विचारधाराओं के पीछे आकर्षित किया था। और जब मैं पढ़ाई में छात्र जीवन में आया, छात्रों की समस्याओं के लिए उनकी हक की लड़ाई कॉलेजों में लड़ने लगा, तो उसी दरमियान एक और घटना घटी जो मुझे राजनीति में बल प्रदान करता है, राजनीति में मुझे और सशक्त बनाता है। वह थी कि पहले बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा, और कभी मतलब एक महीने में बिजली आती। तो इसको लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन किया था पावर हाउस में। और उस समय यहाँ गोपालगंज के नगर इंस्पेक्टर हुआ करते थे महेश सिंह जी। अच्छा, महेश सिंह। तो महेश सिंह जी का जो था उस समय आंदोलन के क्रम में महेश सिंह की गाड़ी पावर हाउस पे पहुंची थी। और पावर हाउस में पहुंचते ही उन्होंने कहा कि तुम लोगों का नेतागिरी छुड़ा देंगे, तुम कुर्ता पजामा पहनना छुड़ा देंगे। इस तरह की बहुत सारी उन्होंने धमकियां दी थी। और अगले दिन पेपर में जो नामें आई थी, जो नाम लिखे थे, तो उस समय था कि पेपर में नाम जाएगा, ये जाएगा, तो सबके नाम जाते थे। तो न्यूज के माध्यम से जिनके नाम लिखे थे उसमें आए थे, सबके ऊपर महेश सिंह जी ने बाई नेम FIR किया था। और वह केस आज भी हम लोगों पे चल रहा है। और आंदोलन वो आज तक चल रहा है। हाँ, वो आंदोलन का केस था। आंदोलन में उन्होंने हम लोगों को 5-6 लोग थे उस समय जो मुख्य रूप से थे, वो लोग उस FIR उस घटना से जुड़े थे और वो सशक्त बनाया था। तो मैंने कहा कि
महेश सिंह जी ने मुझे कहा कि कुर्ता पजामा तुम्हारा उतरवा देंगे राजनीति में, तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया कि आज से मैं कुर्ता पजामा छोड़ के दूसरा ड्रेस नहीं पहनूंगा। और आज मेरा ये कुर्ता पजामा जो है, उस दिन के बाद से मुझे कोई पैंट शर्ट पे नहीं देखा होगा। चलिए सर, ठीक। तो कुर्ता पजामा जिन्होंने मना किया था कि नहीं पहनाएंगे, उनसे कभी फिर दोबारा मुलाकात हुई कि नहीं? कभी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ कि कभी दोबारा मुलाकात। अच्छा, मुलाकात नहीं। और आपने जैसे बताया तो बातों से लग रहा है कि आपके राजनीतिक गुरु काली प्रसाद पांडे जी रहे हैं। नहीं, राजीव गांधी जी को मैंने आदर्श बनाया। ओहो। और राजीव गांधी जी के साथ ही हम लोग। तो आपके राजनीतिक गुरु, आदर्श गुरु ही आपके राजनीतिक गुरु हैं? तो उसके बाद तो राजनीति में कई लोगों से हमारा अपना मिलना हुआ, और कई लोगों से जो चीजें अच्छी लगती थी, तो हर क्षेत्र में हर वक्त एक नया गुरु बनाना चाहिए। चलिए गर्ग जी, जनता आपसे एक और प्रश्न जानना चाहती है कि होर्डिंग बड़े बड़े जो आप लगाए हैं, उसमें एक योजना का जिक्र है, माई बहन सम्मान योजना। और वो माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी जी ने बोला था कि हम लोग 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देंगे। इस योजना को हम आपके बैनर पे देख रहे हैं, तो ये चुराया गया है कि कैसे लिया गया है, क्या है ये, क्या माजरा है? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये महागठबंधन की योजना है। आप जब उस बैनर को पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा होगा कि इस योजना का लाभ महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेगा। तो ये महागठबंधन की योजना है, लेकिन यह योजना जो है, कांग्रेस शासित जो राज्य है, कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं, यह योजना पहले से चली आ रही है। जैसे जब शीला जी की सरकार थी दिल्ली में, तो शीला जी ने लाडली योजना के नाम से जो है लाडली माई योजना, बहन योजना करके कुछ उस समय उनका चलता था। तो शीला जी का जो योजना था, उसमें जब बच्चियां जन्म लेती थी, लड़की के जन्म के समय 36,000 रुपए की राशि मिलती थी, और जब 12वीं पास करती थी तो 25,000 रुपए की राशि। सर, ये यहाँ हम लोग भटक रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप ये बता रहे हैं पास होने पर वाली, पास होने वाली नहीं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। उसके बाद विवाह के बाद उनको 1 लाख रुपए मिलता था। और यह योजना कर्नाटक में 1,32,00,000 माई बहन परिवार को सीधे इसका फायदा पहुंचता है। अभी कर्नाटक, ये सब किसी रीजन पे हो रहा है सर? ये पर महीने वाली बात चल रही है। सेम योजना है, यही योजना है। जहां जहां ये योजना है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन योजना यही है। क्या हर जगह आपकी सरकार में महीने पर दिया जाता है? ये दिया जाता है, आप पता कीजिए। हिमाचल प्रदेश में पता कीजिए, तेलंगाना में पता कीजिए, और यहाँ झारखंड में जो कांग्रेस की समर्पित जो सरकार है, वहाँ महागठबंधन, वहाँ भी राजद है, सोरेन सरकार, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पिछली बार जो योजना थी, तो 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय, झारखंड सरकार कि जब उस समय चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के मतदाताओं से, वहाँ की माई बहन से यह वादा किया था कि जब हमारी सरकार गठबंधन के सरकार साथ बनती है, तो हम इस योजना को 2500 रुपए में लागू करेंगे, और आज वहाँ की सरकार दे रही है। तो वही योजना है जो हम लोग बिहार में लाए। चलिए, इतनी बड़ी बजट की जो योजना है सर, आप लोग पूरा कैसे करेंगे? देखिए, इसमें बजट, अब आपको लगता है कितनी बड़ी बजट है। ये बजट के नाम पर जो है, सरकार जो है, और सरकार सत्तारूढ़ दल के लोग जो है, आपको गुमराह कर रहे हैं, यहाँ के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बजट, यहाँ देखिए, हमने लिखा है कि जरूरतमंद महिलाओं, तो हमारा एक सर्वे है, जितना जरूरतमंद महिलाएं उस कैटेगरी में आएंगी उनको देंगे। और दूसरी चीज है, ये बजट जो है, आप जब अपने यहाँ कोई उद्योग नहीं लाइएगा, आप अपने यहाँ कोई बजट के लाए कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर बजट, आप बजट चलाना ही आपको बजट काम है। आप भी तो योजना दे रहे हैं। जो देखिए, अभी हम लोगों ने जो कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को 400 से 1400 करेंगे, ये हमारी योजना है। आपने हमारे ही दबाव में आकर सरकार जो है इसको 1100 पे की है, तो फिर उनके लिए बजट कहाँ से आ रहा है? जहाँ ये बजट, देखिए, बजट की, आप ही लोग ब्लेम लगाते हैं कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, तो जब आप लोग ब्लेम लगाते ही हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो उनको तो पूंजी की नहीं, इसलिए है सर, उनको पूंजी की तो कमी नहीं, लेकिन आप लोग अगर बिना पूंजी वाले हैं तो आप लोग कहाँ से दीजिएगा? आप वही चीज हम बता रहे हैं सर, कि हमारे सरकार बनने के बाद जब उद्योग और धंधे लगाए जाएंगे, और बिहार में जब
विकास के काम होंगे, नए नए इन्वेस्टर जब यहाँ बिहार में आएंगे, तब बजट आपका बिहार का ऐसे ही बढ़ेगा। चलिए ठीक। तो बजट के हिसाब से जो है हम लोग जो है हर योजना को लागू करते हैं। आप एनडीए की सरकार जो है करोड़ों रुपए जो है कर्ज माफ करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बजट है, और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कर ये बजट नहीं है। चलिए सर, हम लोग का प्रश्न था ये कि तो आप बजट माई बहन योजना वो तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि गठबंधन का है। महागठबंधन गर्ग की, जी महागठबंधन। 20 जून को पूरा माहौल गर्म था इधर का। मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे सीवान में आए हुए थे, और आके वो हमेशा आते हैं तो बिहार को कहते हैं मैंने ये दिया मैंने वो दिया, इस बार भी दिए होंगे। ये बात भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा अच्छा हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या क्या सौगात दिया। देखिए 11 साल में माननीय मोदी जी ने जो बिहार को दिया है, इस बार भी वही दे के गए हैं। हमने एक पोस्टर भी जारी किया था कि बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा दुल्हन को सिंदूर लगाने का हक, और मोदी जी कर रहे हैं बक बक बक। मोदी जी भी अभी भी वही करके गए हैं। क्या मिला है? इसके पहले माननीय मोदी जी ने 600 करोड़ सिवान को दिए गए। वो बजट का आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाकर पूछा है क्या? जब उनको भी पूछेंगे, जब उनकी बारी आएगी तो पूछेंगे। आप पूछिए कि पिछले बार का जो बजट आप दे के गए थे 600 करोड़ का कहाँ है? आप बताइए वो कहाँ है? वो माइक से निकलता है, जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है। मतलब इसकी पहुंच माननीय मोदी जी की जो भी बजट की योजनाएं की पहुंच है, वो माइक से मंच के बाहर आते ही खत्म हो जाता है। यानी वो बस वो जुमले हैं। जब जुमले हैं। आप गोपालगंज में महागठबंधन की सरकार में मेडिकल कॉलेज मिला मेडिकल कॉलेज शिलान्यास कर दिए तेजस्वी जी, और बजट भी पास हो गया। काम शुरू हुआ क्या? कहाँ से होता है? बजट पास हो गया, सब कुछ आ चुका है, तो काम शुरू क्यों नहीं करा भाई? क्योंकि आपकी सरकार नहीं रही ना। सरकार तो यही तो चीज है ना। जब हम जो चीजें कर दे रहे हैं आप उसको कर नहीं पा रहे, इसका मतलब जो सरकार में रहेंगे तो अच्छा, इस तरह से देखिए तो आपका सरकार कुछ दिनों के लिए जो बना था, हमने दिया था 5 लाख आप लोगों ने कहा हमने दिया था 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला था। रोजगार जो दिया था तो आपने कैसे दिया था? उस समय भी तो नीतीश अभी जी भी थे। 5 नहीं, अभी भी 5 लाख। अच्छा, गोपालगंज में कोई कुछ भी कर ले, जो गर्ग जी पास करेंगे वही ना होगा कांग्रेस में? नहीं, क्यों पास कहियो, हम पास करेंगे तो होगा। हमारे ऊपर भी आप अध्यक्ष हैं, आपके नीचे ही ना सब लोग हैं। हम जो जानते हैं, ये बात सही है कि गोपालगंज में जो हम जानते हैं कि यहाँ चीज ये कमी है, वो बताएंगे। माननीय नीतीश जी भी जानते हुए उसको अनदेखा कर रहे थे। आज भी पूरे बिहार में सभी विभागों को मिलाकर 5 लाख की नियुक्तियां रिक्त है। 5 लाख इंजन की सरकार, नीतीश की सरकार, मोदी जी की सरकार उस नियुक्तियों को रोक के रखी थी। 10 लाख की नियुक्तियां हम लोगों ने कहा था कि सरकार में बनते ही हम लोग करेंगे। 5 लाख की नियुक्तियां 17 महीने में हम लोगों ने दिया, और 5 लाख की नियुक्तियां जब बारी आएगी महागठबंधन और महागठबंधन में तेजस्वी राजद कांग्रेस और तेजस्वी यादव श्रेय लेंगे, कैसे लेंगे जबकि मोदी नीतीश जी आगे थे? उनको लग रहा था कि ये श्रेय कांग्रेस को जा रहा है, ये श्रेय राजद को जा रहा है, ये महागठबंधन को चला जाएगा, तो फिर तेजस्वी यादव ने पलटी मार दी। सॉरी, आपके नीतीश जी ने पलटी मार दिया। मतलब आप यहाँ भी चाहेंगे कि वो सारा जो हुआ था वो तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के सहयोग के कारण हुआ था। 5 लाख नियुक्तियां की, जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये सारे नियुक्ति पत्र बांटे। फाइनली जो सिवान में मोदी जी आए वो सौगात क्या दिए? बस माइक से, कुछ सौगात नहीं तो सरकार, मैंने बता ही दिया कि माननीय मोदी जी और एनडीए की सौगात माइक से निकलते मंच के बाहर तक खत्म हो जाता है। पूरा रैली जो था, पूरा रैली का जो व्यवस्था था, ऐसी कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं था जो उस रैली में भीड़ लाने के लिए इकट्ठा नहीं किया गया। ना, इस पर भी हम लोग आएंगे, इस पर आएंगे। जी अभी पहले जहाँ थे वही रहे। ये रैली इस पर भी आना है, सरकारी खर्चों पर इस पर आएंगे सर। गर्ग जी रुका जाए, इस पे आएंगे हम लोग। लेकिन आपने कह दिया कि जो आए थे मोदी जी 20 जून को, वो बस चुनावी जुमले देके चले गए थे। भाजपा वाले भी ये सुन रहे हैं, भाजपा वाले आएंगे तो इनका जवाब देंगे। 11 साल से माननीय मोदी जी और एनडीए और भाजपा के सरकार ने देश के जनता के साथ धोखा दिया है। इस बार भी धोखा मिला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे सीवान में आए थे तो हर क्षेत्र में सरकारी महकमे से लोगों की ड्यूटी दी गई थी कि गाड़ियों को भर के आपको ले जाना है। एक लड़का दीपक सिंह कश्यप है, उसने बतौर उसको मेंशन भी किया था बहुत अच्छे से कि गाड़ियां यहाँ देख लीजिए, यहाँ गाड़ियां से भर के ले जाया जाए।
देखिए इसमें किसको ले जाया गया? आशा लोगों को और आंगनबाड़ी केंद्र के लोगों को, और ये जितने भी ये हैं सरकारी महकमे में महिलाएं हैं, उनको कहा गया कि आप लोगों को वहां पहुंचना है रैली में, और रैली में पहुंचना है। और मजे की बात देखिए क्या हो रहा है कि उनको ड्रेस में, यूनिफॉर्म में नहीं जाना था, सिविल में जाना था। देखिए साहिल सर, मैं नहीं, प्रश्न हो जाए तो बस उनको मतलब सिविल में जाना था कि पब्लिक बन के जा रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? नहीं, मेरा प्रश्न अभी नहीं, वही चीज मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है क्या? ऐसे ये क्या हो रहा है? आपको मैं बस सीधा सीधी यही, इस रैली को सफल बनाने के लिए सरकार की जितनी भी तंत्र थी जी, सरकार का जितना भी तंत्र था, उसको लगा दिया गया था अपहरण तंत्र के माध्यम से इस रैली को भरना। क्योंकि जो तंत्र का इस्तेमाल सरकार के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे, हर गांव में महिलाओं को जबरन गाड़ी में बैठा के उस रैली में भेजा जा रहा था। जो महिलाएं इच्छुक नहीं थी, उनको भी जबरन गाड़ी में बैठा के उनको भेजा जा रहा था कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी सारी सरकारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएगी, तुमको राशन मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह का माहौल बना के जो है धमकी दी गई महिलाओं को तंत्र से। आप कह रहे हैं कि धमकी दिया गया? नहीं, अपहरण, एक तरह से अपहरण करके उनको बैठा के उस रैली में छोड़ा गया। यानी कि वो अपने मन से नहीं गए हैं? कोई नहीं गई है। आप जो देखिए सेविका आसनबारी सेविकाओं को देखिए, उनको जबरन कहा गया कि आपको ड्रेस में नहीं जाना है। आप जीविका दीदी को देखिए, जीविका दीदी को भी जबरन वहां गया है। और यहाँ की नहीं, यहाँ जन वितरण प्रणाली चलाने वाले पंचायत के जो लोग हैं, गांव को लोग हैं, उनके ऊपर सरकारी तंत्र के द्वारा कहा गया कि आपको 20-20 लोगों को लेकर जाना है जबरदस्ती, अगर नहीं गए तो तुम्हारे जन वितरण प्रणाली को मैं कैंसिल कर दूंगा। ऐसी घटनाएं हुई है। मतलब कि बहुत तो यहाँ नहीं, और छपरा से लेके सिवान, गोपालगंज और इधर के जितने भी एरिया थे, सभी जिलों में यही व्यवस्था हुई है। और माननीय मोदी जी की रैली में जो एग्जाम 20 तारीख को होने वाला था, उसको आप बढ़ा देते हैं, 23 तारीख कर देते हैं। ये क्या है भाई? आप छात्रों की जो पहले से निर्धारित एग्जाम है, उसको भी आप रैली के लिए स्थगित करा देते हैं। सारे स्कूल प्राइवेट और सरकारी सारे विद्यालय बंद हो जाते हैं उस रैली को लेके। आप क्या जताना चाहते हैं? आप एक तरह से कह रहे हैं कि तानाशाह की ओर पूरा देश जा रहा है? पूरा देश तानाशाह के। तो अच्छा, एक यहीं से प्रश्न आता है कि जीविका दीदी लोग, चाहे आशा और जितने भी सरकारी महकमे के लोग थे, सब लोग तो मोदी जी की सेवा में सिवान चले गए। अगर उस समय कोई कैजुअलिटी यहां हो जाता हॉस्पिटल में, गोपालगंज के हॉस्पिटल में, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी छपरा के, सिवान के या आसपास में, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? सरकार देखिए, अगर हुए भी होगी तो सरकार उसे बताना नहीं चाहती है, और सरकार बताएगी नहीं। आप माननीय मोदी जी के जो कार्यक्रम हुए हैं, माननीय मोदी जी के जो रैली हुए हैं, उसके एक हफ्ता पहले से लेकर और एक हफ्ता बाद, मतलब उस चुनावी रैली के समापन तक एक सरकारी अधिकारी बता दे कि इन 7 दिनों में कौन सा काम किया है। 14 दिनों में दिखाई 7 दिनों में कौन सा काम किया है। अच्छा, एक भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं रहता था। डीटीओ हो तो उसको गाड़ी पकड़ना है, बीडीओ हो तो उसको महिलाएं और लोगों की व्यवस्था करता है, कहाँ गाड़ियां भेजना है। ये सारा तंत्र एक रैली के लिए बना है। इसमें ये भी देखा गया कि प्राइवेट स्कूल के संचालकों को भी बुलाया गया था, उनको भी, जैसे उनकी जो प्राइवेट कॉलेज के जो संघ चलते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर था कि आप अपनी गाड़ियां सरकारी तो बंद थे ही, प्राइवेट विद्यालय को भी बंद करा के उनको भी उस रैली में पहुंचने का सरकार के द्वारा, सरकार के तंत्र और प्रशासन ने उस पर दबाव बनाया था, ये रैली में आपको जाना ही है। अब बताइए, वो लोग अपने स्कूल चलाएं कि वो से भी जब लोगों में दिखा कि नहीं, अब रैली में माननीय मोदी जी के प्रति लोकप्रियता कम हो रही है, लोग इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं, लोग उनको नहीं कर रहे हैं, तो बाद में बिरयानी और 1000 रुपए के पैकेट का भी अफवाह फैलाया। ये ज्यादा लगा रहे हैं, अफवाह फैलाया। बता रहा हूं मैं, यहाँ आप चले जाइए काकरकुंड में, माननीय विधायक जी के गाँव में जाइए, वहां के महिलाओं से पूछिए कि विधायक जी ने हम लोग को 500 रुपया का लालच देकर गाड़ी में ठूस के ले गए थे और आने के समय भूल गए। आप पूछिए उनसे जाके। मतलब ये राय चले जाइए भितबेरवा में, कौन सा इलाका आप पूछना चाहते हैं जहां महिलाओं को लालच नहीं दिया गया हो? तो मतलब ये राज तब खुला जब पैसे नहीं दिए गए।
क्या बात है, यानी कि पूरी तरह से पैसों के दम पे और संस्था के बल पे ये बस सरकारी रैली किया तंत्र और पैसे का लालच देकर लोगों को, महिलाओं को उस रैली में जुटाने का प्रयास किया गया। फिर भी मेरी तरफ से यह रैली असफल था। असफल था। असफल था। भीड़ तो काफी दिख रही थी। जहाँ लोकप्रियता खत्म हो जाती है वो रैली असफल हो जाती है। ओह, तो यानी एक बात गर्ग जी ध्यान दीजिएगा, जो आप कह रहे हैं हो सकता है कभी आपको यही बात बीजेपी के नेताओं के सामने भी कहना पड़े, उस समय आपको विमुख नहीं होना है। अरे बीजेपी के नेताओं कहेगा, बीजेपी की पूरी नेताओं के साथ मैं अकेले बैठ के कर सकता हूँ। आप एक नेता की बात छोड़िए, बीजेपी की पूरी नेताओं के साथ मैं अकेले बैठ के ये बात कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, यानी कि आपका सब मिला के इस मसले पर ये कंक्लूजन है कि मोदी जी की लोकप्रियता घटती जा रही है, इसलिए उनको दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। आप एक सेंसिटिव आदमी हैं, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग को बड़ी खुशी हुई थी कि गोरखपुर से चलकर गोपालगंज होते हुए वंदे भारत ट्रेन पटना को जाने वाली थी। बहुत खुशी हुई थी कि चलिए एक अच्छा एक्सप्रेस हम लोग को मिल रहा है, लेकिन उस बाद में सुनने में आ रहा है कि उसका रूट बदल के गोरखपुर भाया बेतिया करके उसे पटना लेके चले गए। आखिर ये कहाँ कमी रह गई कि ये ट्रेन का रूट बदल गया? क्या हम कमजोर हैं या वो लोग मजबूत हैं? रूट आया था क्या सर? रूट प्रकाशित हुआ था? मतलब बोला तो गया था कि ये इधर चलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सूचना इसकी आई थी क्या रेल विभाग के माध्यम से? अब जो लोग बोलते हैं भाषणों में तो हम लोग तो उसी को समझते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। देखिए वही चीज हम बता रहे हैं, या तो तंत्र आपका सिस्टम जो है गलत है, या फिर सिस्टम को चलाने वाले लोग गलत, जो जनता के इमोशनल से उनके साथ खेलते हैं। तो यहाँ जो है, अब आप जो थावे होकर ट्रेन जा रही है वो गोरखपुर होकर जाएगी, वो बेतिया होकर जा सकती है। या तो आपका तंत्र गलत है भेजने के लिए, या फिर आपके लोग गलत है, या आपके सिस्टम के लोग गलत है जो गलत प्रचार कर रहे हैं। तो ये योजना नहीं है। आप योजना क्यों नहीं है? यहाँ तो सारी ट्रेनें इधर से जानी चाहिए। हमने कई आंदोलन किए हैं ट्रेन रोकने के लिए। बरौली में गोमती एक्सप्रेस नहीं रुकती थी, हमने ट्रेन आंदोलन किया था, ट्रेन रुकी और भारतीय जनता पार्टी वाले झंडे दिखाने के लिए खड़े हो गए। तो ये तो होना ही चाहिए कि हमारा जो रूट है, हमारा जो गोपालगंज का जो एरिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि करते आप लोग हैं उसका क्रेडिट भाजपा ले लेती है? भारतीय जनता पार्टी लेती है। वही इसका है प्रमाण भाई। ये जो आप बरौली में हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन के कुछ दिन बाद गोमती नगर का एक्सप्रेस का वहां से ठहराव का मंत्रालय द्वारा आदेश आया, तो आप लोग खामोश क्यों रह गए? पार्टी के विधायक झंडे पहले पहुंच गए कि हमने ट्रेन रुकवाया था, जबकि आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रेन रुकवाने के कोई आंदोलन ही नहीं किए। तो आंदोलन नहीं किया, आप लोग आंदोलन किए, आपने रुकवाया, तो ऐन मौके पर आप लोग प्लेटफॉर्म छोड़ के क्यों भाग गए? हमने गया था, हम लोग गए थे भाई, हम लोग मिठाई खिलाए। तो फिर झंडी वो कैसे दिखा दी जब आप वहां थे? विधायक जी झंडी दिखाने के लिए गए थे। ये बता रहा हूं कि जो विधायक किसी आंदोलन में कभी ना सदन में ना कभी ट्रेन रोकने की बात कही हो और वो झंडी दिखाने जा रहा है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, नहीं हम लोग डेविएट होंगे तो गड़बड़ होगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, इसका वंदे भारत का जो रूट चेंज हुआ, इसका सिंपल मेरा जवाब यही है कि या तो आपके लोग, सिस्टम के लोग गलत हैं, या फिर आपका सिस्टम गलत है। किसको दोष मढ़ा जाए? दोनों को? दोनों आपका बता रहे हैं, दोनों गलत होगा। आपको कैसा लगा ये रूट चेंज होते सुन के? बड़ा दुख है भाई, जो जहां पूरा जिला जो है हर्षोल्लास में है कि यहाँ से वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। चलिए, ये कैंसिल होने के बाद आपने क्या प्रतिक्रिया दिया? दुखद है और निंदनीय भी है। इस पर कोई एक्शन लिया? इस पर हम लोग कांग्रेस पार्टी आंदोलन खड़ा करने जा रही है गोपालगंज। खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए आप लोग जो भी बोलेंगे 2 महीने बाद हम फिर बुलाएंगे आपको। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है माइक और पेपर वाली पार्टी नहीं है। आपको बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी जब से मैं गोपालगंज जिले में जिला का अध्यक्ष बना हूँ, कांग्रेस पार्टी को आपको देख रहे होंगे धरातल पे काम करती है। गर्ग जी, यहाँ तो रेलवे की बात हो रही है, यहाँ हवाई अड्डा भी है। बिल्कुल है, पेपर पे। और ये चुनाव के समय ही ये जिक्र आता है और ये लोकसभा में उठाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, पिछले 10 सालों से ये मुद्दा बहुत अहम रहता है, किसी खास व्यक्ति, किसी खास पार्टी के लिए। और यहाँ के माननीय सांसद जी जो है, इसको हर चुनावी में इसको बनाते हैं, ये उड़ान योजना में शामिल हो गया, ये यहाँ से इतनी तारीख को फ्लाइटें उड़ेंगी, इसका जो है चारदीवारी होना शुरू हो गया, यहाँ पिलरिंग शुरू हो गया, यहाँ इतने बजट पास हो गए। तो यह सिर्फ माननीय सांसद जी का है, और माननीय सांसद जी हर चुनाव में इस पर फ्लाइट उड़ाते हैं। दो बार। जैसे जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, फिर उनकी फ्लाइट रुक जाती है। तो ट्रेन को तो छोड़िए, अच्छा अच्छा। ठीक है, माननीय सांसद जी का ही जिक्र आया था, जो आपने सवाल किया था कि ये ट्रेन इधर से जाने वाली थी, ये इधर से आ गई, ये उन्हीं का वक्तव्य था, कहीं हाँ हाँ, कहीं ऑफिशियली सूचना नहीं था। उनके पेज तो से था। हाँ, ये माननीय सांसद जी जनता के बीच में एयरपोर्ट और फ्लाइट उड़ाते रहते हैं। उड़ाते रहे। बाकी बाकी क्या काम है, क्या होना चाहिए, ये 10 साल बहुत होते हैं सर, किसी एक एयरपोर्ट को स्थापित करने के लिए। इसके बाद 10 साल कई बहुत योजनाएं होते हैं। आई जो पूरी हो गई। और माननीय सांसद जी की ये योजना कभी पूरी नहीं होती है भाई। इसके बाद भी और भी जिले में विकास है। ये विकास अगर आपकी सरकार, आपकी एनडीए की सरकार कराना चाहती तो करा देती। आप जनता को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता को क्यों भरमा रहे हैं, एक ही मुद्दे से 10 साल खेल रहे हैं। सही है। तो आपको टोटल मतलब यही कहने का मतलब है कि एरोप्लेन तो एरोप्लेन है, जो ट्रेन मिलने वाला था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। कुछ दिन पहले एक मामला बड़ा तूल पकड़े हुए था, जब राहुल गांधी आए थे और वो छात्रों के बीच हॉस्टल में मिलने गए थे, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। इस मिलने नहीं दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा आरोप लगाया कि बहुत कमियां हैं, कमियां उजागर न हो जाएं, इसलिए उनको मिलने नहीं दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से एनडीए घबरा गई है। घबरा गई है। और एनडीए के घबराने के कारण ही है कि जब माननीय राहुल गांधी जी यहाँ के छात्रों की समस्या, उनकी उनकी बातें जानने के लिए आ रहे थे, और एक तरफ जो है पूरे बिहार में पलायन, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चल रही हो, और जहां पूरे बिहार के युवा कांग्रेस को एक आशा भरी निगाहों से देख रही हो, उस समय राहुल गांधी जी जब छात्रों की समस्या को लेकर हॉस्टल जाना चाह रहे थे, उस हॉस्टल की परिस्थिति से आप वाकिफ हो गए। वह हरिजन छात्रावास था और अंबेडकर छात्रावास था। वहां के लोग, वहां के छात्र काफी बेहद बेहद पीड़ा में वहां रह रहे थे, और वहां के जो छात्र थे उनसे मिलना, उनकी समस्या जानना, उनको दुख को अपने साथ साझा करने के लिए राहुल गांधी जी जब बिहार पहुंचे थे, तो उनको यहाँ की सरकार ने रोकने का प्रयास किया, और इसलिए ताकि छात्रों की आवाज दब जाए और छात्रों की आवाज को, वहां की जो समस्या है, उजागर नहीं हो सके। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं माने, और उन्होंने वहां छात्रों की समस्याएं के लिए सीधा वहां हॉस्टल पहुंचे और बैरियर तोड़ के गए, बैरियर तोड़ करके पहुंचे, और वहां जो है उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया, उनका समस्या जाना, उनकी दुख और पीड़ा को समझा, और उसके बदले यहाँ की सरकार ने माननीय राहुल गांधी सहित प्रदेश के तमाम नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई। अच्छा, तो यानी कि राहुल गांधी आए नहीं थे, बुलाए गए थे। अगर मानिए उनको कैसे पता चला कि राहुल गांधी को वहां की समस्याओं से वहां के छात्रों ने अवगत कराया था। अच्छा अच्छा। तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं, मेरा अगर बिहार का अगला दौरा बनेगा तो मैं वहां जाऊंगा, वहां के छात्रों से मिलेंगे, इसलिए राहुल गांधी जी आए। चलिए ठीक। इसी क्रम में सर एक बात बताइए, मोदी जी जो 5 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को दे रहे हैं, वो ये ठीक कर रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी कहते हैं खुले मन से कि मैं इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता हूं। तो देश आपसे जानना चाहता है माननीय मोदी जी कि आपके 11 साल के राज में देश गरीब था और गरीब हो गया? क्योंकि 80 करोड़ देश की 80 करोड़ आवाम को आप जब 5 किलो अनाज दे रहे हैं,
इसका मतलब 80 करोड़ लोग आवाम गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, जिसे आप अनाज पहुंचा रहे हैं। और आप हर रैली में 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज चिल्लाते हैं। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भी याद कीजिए, वहां 5 किलो अनाज नहीं मिलते थे। दलहन तिलहन खाद्य की जितनी सामग्रियां थी सब मिलती थी। उस दौर को भी याद कीजिए माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और 5 किलो अनाज माननीय मोदी जी मंच से खुला कहते हैं और उसकी दायरा बढ़ाते हैं, यानी गरीब की सीमा जो है अभी और रहेगी, गरीबी हटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। यानी आपके देखने से ये 5 किलो अनाज देने का सिस्टम अच्छा नहीं है? एकदम बिल्कुल नहीं है। तो क्या होना चाहिए ऐसे में? आप जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस देश में आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना और का क्या संबंध है अनाज से? जातीय जनगणना होगी कि इस देश में जितनी जातियां जिस जाति की होंगी उसके समानांतर जो जातियों की संख्या जितनी होगी उसके साथ उनकी हिस्सेदारी तय होगी। और आर्थिक जनगणना होगी कि जो कौन आर्थिक रूप से ठीक है और कौन आर्थिक रूप के नहीं है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक दोनों की समानता इस देश के अंदर राहुल गांधी जी लाना चाह रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने आर्थिक और जातीय जनगणना की मांग की, जिसमें सरकार को झुकना पड़ा जातीय जनगणना के लिए। हालांकि ये तो सही में शुरू से आवाज थी राहुल गांधी की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन फिर तो बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इसे घोषित कर दिया कि जातीय जनगणना होगी। अब ये बताइए, ये बीजेपी की योजना हो गई कि आपकी योजना है? देखिए, हमारे दबाव ने सरकार को झुकना पड़ा है। हम तो जिस दिन सदन में गए हैं, जिस दिन से सदन में गए हैं, माननीय राहुल गांधी जी यही कह रहे हैं, इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जातीय जनगणना का जब दबाव आया तो माननीय मोदी जी को झुकना पड़ा, राहुल गांधी जी की बातों को झुकना पड़ा और इसको कराना पड़ा। ठीक, क्योंकि अच्छा सर, 5 किलो अनाज का जो योजना है, इसे क्या बंद करके इसको रोजगार में तब्दील करना चाहिए क्या? 5 किलो अनाज से देश का गरीब खा सकता है, जी सकता है? नहीं जी सकता है। तो फिर 5 किलो क्या करना चाहिए? आर्थिक जनगणना के हिसाब से सबको आर्थिक समानता से देखना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है? उपाय हम लोगों ने लोकसभा में लाया था कि 7200 रुपए की राशि हर इस देश के लोगों तक पहुंचाएंगे प्रति महीने। ये उपाय था। बिना कुछ किए हुए तब तो देश के लोग और निरंकुश बन जाएंगे कि जब बिना कुछ किए ही हमको जब पैसा मिल रहा है। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, या तो रोजगार का सृजन कीजिए, रोजगार उपलब्ध कराइए, आप उस तरह की व्यवस्थाएं बनाइए। तो इसकी अनाज के बदले क्या योजना? रोजगार दिया जाए तो बेहतर है। आप रोजगार दीजिए सबको। जो है आप 5 किलो अनाज में अभी तक लिपटा के रखे हैं, तो आप 5 किलो के बदले फिर 5 किलो ही क्यों सोच रहे हैं? 5 किलो से बेहतर सोचिए ना। गरीब गरीब ही रहे, गरीब कभी गरीबी से उठे नहीं। इसका गर्व जी, चुनाव जहां होते हैं ना, वहां 2 चीजें होती हैं, या तो बीजेपी जीतती है या हार जाती है, या आप कांग्रेस जीतते हैं या हार जाते हैं। जहां आप लोग हार जाते हैं वहां सारा दोष ईवीएम का हो जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी था, यहाँ गड़बड़ी था, ईवीएम में सब किया गया। और जहां आप लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम को दोष क्यों नहीं देते हैं कि ईवीएम ने गलत किया? देखिए, गड़बड़ी ईवीएम की नहीं होती है और हम लोग गड़बड़ी ईवीएम का नहीं लगाते। हम लोग जो दोष लगाते हैं बोगस वोटर का। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जो वोट की संख्या बढ़ जाती है, जो भी चुनाव हुए हैं राज्य के अंदर, उन राज्यों में देखिएगा तो कुछ वोटर जो हैं, आज हम लोगों का सीधा जवाब चुनाव आयोग से होता है कि वो वोटर कहाँ के हैं। वही वोटर महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, वही वोटर दिल्ली में घूम रहे हैं, वही वोटर मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। तो ये वोटर 3 जगह आप उठा के देखिए। हम लोगों का क्लेम यही था कि जो वोटर लिस्ट, जो ईपी का आईडी एक से दूसरा नहीं हो सकता है, वह ईपी का आईडी महाराष्ट्र में भी कैसे है, वह ईपी का आईडी वह यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे है, दिल्ली में कैसे है। इसी का तो जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रही हम लोगों को। तो यही वोटर जो है, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की टीम, यही सवाल आप लोग खुद के जीतने पर क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की टीम वोट और बूथ मैपिंग के नाम से उनकी एक बहुत बड़ा टीम बिहार के अंदर हर बूथ पे काम कर रही है। जो इनको लगता है कि हमारा वोटर नहीं है, उसको वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। आप वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया जानिए कि वोटर लिस्ट से नाम हटता कैसे है। बीएलओ देता है
मुझे पता जिला है, मुझे निर्वाचन पता आयोग है। को, और वहां से स्टेट निर्वाचन आयोग जब ओके करता है तो नाम हटते हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो देखिए, वोटर मैपिंग के नाम से भारतीय जनता पार्टी और शासक के लोग वोट मैपिंग करके दे देते हैं कि ये चुनाव लोगों से आता है, और बीएलए आसानी से, यहाँ के अधिकारी आसानी से हटा देते हैं। जब चुनाव का जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी होता है तो उस वोटर लिस्ट से उसका नाम ही गायब है। होता है ऐसा। एक वोटर लिस्ट जो पहले होता है उसमें इसका नाम है, लेकिन फाइनल जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव होने वाला है उसमें से उसका नाम गायब है। ये बीजेपी कराती है, ये भारतीय जनता पार्टी तो आप लोग उस समय कहाँ रहते हैं? ये इस पर हमारी पैनी नजर है। इस बार के चुनाव में बिहार में ऐसा होने नहीं जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि आपका ये सिस्टम अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता भी जान रही है, और जनता तो इस बार की जनता हर बूथ पे अपना नाम ढूंढती है कि है कि नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न अभी नहीं रहा सर, आप लोग जब जीत जाते हैं तो ईवीएम का नाम क्यों नहीं लेते? बताते हैं ना, हम लोग जहां जीतते हैं वहां अपनी वोट की मैपिंग के हिसाब से देखते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं, वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो वोकस वोटर है वो कहां से आया, इसकी हम लोग जब आई भारतीय जनता पार्टी। तो यानी कि जहां जीतते हैं वहां भी वो मसला हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग वह उन वोटरों को उस सीटों पर जाके मैनेज करती है जहां से वो चुनाव हारती है, और अपना चुनाव निकालने का प्रयास करती है। तो जिस सीट पर हम चुनाव हारते हैं, हर पार्टी अपनी समीक्षा करती है कि हम चुनाव कहाँ हारते, तो उस पर जब हम लोग मैपिंग करते हैं कि वोट इतना गिरा, इस प्रत्याशी को इतना आया, इस प्रत्याशी को इतना आया, और इस मार्जिन वोट जो है अधिक है, ये वोट कहाँ से आया? यानी तो या तो ईवीएम का सिस्टम है क्या, या फिर वोकस। यानी कि जहां आप लोग आश्वस्त रहते हैं और वहां नहीं होता है तब आप लोग सवाल उठाते हैं? नहीं, सवाल हर जगह उठाते हैं ना। मार्जिन, जहां वोट की मार्जिन में हम कम जीतते हैं वहां भी सवाल है। पूरे प्रदेश में जहां चुनाव होते हैं सवाल उस पर होता है। गर्ग जी, राम मंदिर बन गया 2022 में, एक बहुत बरसों का मसला सॉल्व हो गया, लेकिन उस पर आप लोग हमेशा ये ब्लेम लगाते रहे बीजेपी को कि राम मंदिर को चुनावी एक मुद्दा बना दिया जाता है, हमेशा लगाते रहे। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि जो राम मंदिर अर्थात बाबरी मस्जिद, जो दोनों का जो मामला था, वो ताला लगा हुआ था, और उस ताले को आप ही के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो यानी अगर कोई चीज विवादास्पद है तो बिजली के खोता में उंगली क्यों लगाएंगे? लगाए तो अगर भोगना है तो भोगेंगे कि नहीं? आखिर जब उन्होंने जिस समस्या को उत्पन्न किया तो उसका फल तो भोगना था। देखिए यहाँ अभी पूरी, चूंकि देश में मंदिर को मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने राम जी को मुद्दा बना लिया, जो आपके, हमारे और सबके दिलों में रहते हैं, सबके इष्ट हैं, वो जो सबके इष्ट है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आरएसएस के जो लोग हैं, वह हमारे और आपके राम को ही राजनीति में घसीट लेते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस मुद्दे को जो है, और राम मंदिर के मुद्दे को नहीं लाना चाहिए, लेकिन लाना चाहिए, ठीक है, अच्छी बातें हैं। राम मंदिर बनी, सबके इष्ट हमारे और देश की तमाम जितने भी आस्था के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा काम हुआ। लेकिन राम को जो राजनीति के केंद्र बिंदु बनाकर इस देश में राजनीति किया गया, यह गलत हुआ। हमको प्रश्न था सर आपके प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री का, हमने ताला खुलवाया या कहे या जो भी उस समय की घटनाएं हुई होगी, पूजा करने के लिए खुलवाया। लेकिन उसके बाद जो है आरएसएस की क्या भूमिका थी, ये आपको भी पता है और देश को भी पता है। हमने ताला, उन्होंने गलत किया कि सही किया? नहीं, हमने ताला खोला था कि राम की पूजा करें, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंदिर के साथ क्या किए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस से पूछना जरूर। नहीं तो थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे हम। वो ताला खुला था तो पूजा करने के लिए अलग बात, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद में नमाज भी होने लगा, मस्जिद में नमाज हो रहा था, उस मस्जिद में नमाज भी। तो फिर एक विवाद तो उत्पन्न हुआ ना कि राम जी के जो फॉलोअर हैं वो चाहेंगे उसमें पूजा हो, और जो मुस्लिम के फॉलोअर हैं वो चाहेंगे नमाज हो। तो जो लफड़ा पहले से बंद था उसे ओपन क्यों किया गया? इस पर मैं आपको एक और घटना दिखा रहा हूं। राम रहीम की कथा आप जानते होंगे।
जानते हैं ना, राम रहीम। रहीम कहाँ के रहने वाले? रहीम खान खाना की बात कर रहे हैं? रहीम खान वो तो अकबर के दरबारी थे। अकबर के दरबार में थे ना। तो आप जब जाइएगा ना मथुरा, तो जो मस्जिद और मंदिर बना है, हाँ, वो राम रहीम के तर्ज पर बना है। ठीक है। तो हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा राम रहीम की विचारधारा पे चलती है कि राम रहीम एक साथ बैठ के खाए, एक साथ करे। जब मंदिर की ताला खोली गई थी तो अरजान का भी जगह था और पूजा का भी जगह था, लेकिन बीच के जो लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि देश के जो आवाम है एक साथ बैठ के ये कर सके, वो भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में एक दीवार खड़ा की, जो बहुत बड़ा दीवार था, और दीवार से राजनीति का शुरुआत हुआ था भारतीय जनता पार्टी की, जो आज तक उसी दीवार के सहारे वो राजनीति कर रही है। अब तो वो दीवार भी तो एक तरह से देखिए गिर गया, जब राम मंदिर बने गया, सब इष्ट हमारे अपने जगह पे। एक हम अलग से एक स्टेटमेंट देंगे सर कि हर किसी का जहाँ जन्म स्थल हो वहां उसकी प्रतिमा होनी चाहिए। तो एक राम जी का जन्म यदि अयोध्या में हुआ था, उनका बना, तो कौन बुरा हुआ? इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कहाँ किसी को ऐतराज है भाई? कहाँ कौन किसको ऐतराज कर रहा है? फिर से लास्ट में कहेंगे कि राजीव गांधी ने अच्छा किया कि गलत? सही राम मंदिर राजीव गांधी ने अच्छा किया कि सही? राजीव गांधी ने उस समय अच्छा किया था कि राम रहीम एक साथ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा नहीं किया। यानी आपके कहने का मतलब आरएसएस के लोगों ने उसमें दीवार खड़ा किया था आपने। और आज भी जो देश के अंदर जो विवाद है, देश के अंदर जो दीवार खड़ा की जा रही है नफरत की, वो आज भी कांग्रेस की विचारधारा है कि देश में नफरत का बाजार खत्म हो। यानी आपके कहने का मतलब था सर कि राजीव गांधी अच्छा सोच के किए थे? बिल्कुल अच्छा सोच के किए, निष्कर्ष बुरा हो गया। अच्छा सोच के किया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ अरजान और नमाज पढ़े। चलिए, और आप भारतीय जनता पार्टी बीच में दरार खड़ा कर दी कि हमारी राजनीति का शुरुआत। गर्ग जी, बीजेपी आपकी विपक्षी पार्टी है और वो गांधी जी को समर्पित रहती है और दूसरे ओर गोडसे की भक्त भी है। कुछ लोग गोडसे जिंदाबाद कहते हैं। दोनों एक साथ, इस दोहरे चरित्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं अब राजनीति के तौर पे आ रहा हूं और इसको राजनीति के माध्यम से आपको समझाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की कोर वोट क्या है? कोर वोट कई तरह से देखेंगे। कोर वोट अभी क्या है? बनिया समाज का वोट उनके साथ ज्यादा है। बनिया समाज का वोट सबसे ज्यादा है। और महात्मा गांधी किस कास्ट के थे? बनिया थे। गोडसे किस कास्ट के थे? गोडसे परहैप्स ब्राह्मण, हमको कंफ्यूजन है। अब जिन पार्टी गोडसे कौन सी जाति के थे? देखिए, जिस पार्टी के लोग गोडसे की विचारधारा से गोडसे को भारत रत्न का मांग कर रहे हो, जिसने महात्मा गांधी को प्रार्थना पीरियड में गोली मारी थी और वह 3 गोली महात्मा गांधी के सीने में लगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड बताइए जिनकी गोलियां किसी अंग्रेज को लगी हो। है जिस देश आप डायरेक्ट जा रहे हैं सावरकर की ओर? नहीं, वही बता रहा हूँ। सावरकर तो इधर नहीं जा रहा हूँ। आपका इशारा उधर ही है। नहीं, अब मैं सावरकर की ओर नहीं जा रहा हूँ। मैं उस गोडसे विचारधारा को बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो गोडसे की विचारधारा है और जिस गोडसे की विचारधारा को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं, जो चेहरा दिखाते हैं, उसी चेहरा पे मैं बात करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को 3 गोली के अलावा क्या वह 3 गोली उनके पास भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ जो थे उनके लोगों के पास वह 3 ही गोलियां थी जो महात्मा गांधी के लिए बनी थी, या फिर और गोलियां थी जो पहले अंग्रेजों को लगी? क्या अंग्रेजों के खिलाफ एक भी गोली नहीं चला है? एक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में कहीं भी भूमिका नहीं की। आप कोई इतिहास उठा के पढ़ दिए। तो सावरकर को वीर सावरकर का नाम क्यों दिया गया? किनको वीर सावरकर का नाम क्यों दिया गया? अब स्वयंभू वीर बनने में हम क्या कर सकते हैं? स्वयंभू वीर बनना हो तो आप भी बन सकते हैं कि मैं महाबली हूं
गोडसे और गांधी दोनों एक साथ, दोनों महान नहीं हो सकते हैं? नहीं, दोनों दो देखिए, गोडसे और महात्मा गांधी दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं। आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना होगा कि इस देश के अंदर, इस पूरी दुनिया में आधी से अधिक, पूरी दुनिया में आधी से अधिक दुनिया पर जिसका हुकूमत था वो गांधी थे? नहीं, जिसका हुकूमत था अंग्रेज, वह ब्रिटिश शासक। अंग्रेज। और ब्रिटिश शासक से मिलने जब महात्मा गांधी पहुंचे तो उनको कहा गया कि आप सूट बूट और ये पहन के आइए। हाँ। लेकिन महात्मा गांधी आधी धोती में लिपटे गए। और जब महात्मा गांधी से वह नायक पूछता है आधे कपड़े आपके कहाँ हैं? आपके आधे कपड़े क्या हुए, तो महात्मा गांधी ने, जो पूरी आधी से दुनिया हुकूमत का मालिक था, उसके आपने एक शब्दों में कहा कि हमारे देश के सारे लोगों का कपड़े तो आप लेके चले आए हुजूर। क्या बात। तो हम कैसे आएंगे सूट बूट में? तो ये गांधी थे। और इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि आजकल के नौजवान, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो गांधी को कोसते हैं, वो कम से कम अपने गांव के एक चौकीदार को बोल के दिखाए, डांट के दिखाए, तब समझ में आएगा कि गांधी क्या थे और आज के लिए क्या बात है। गांधी को समझने के लिए कलेजा चाहिए, गांधी को जानने के लिए दिमाग चाहिए। सही है। तो गांधी का एक अलग सोच था। गांधी पर कभी आपकी अलग संगोष्ठी होगी तो मुझे बुलाइएगा, मैं गांधी की पहचान बताऊंगा कि गांधी क्या थे। लेकिन महात्मा गांधी को, इस देश को, युवा को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। गोडसे पे कुछ नहीं था। नहीं, गोडसे ने भी मारा तो उसने भी तथ्य दिया कि गोडसे ने भी कहा था कि ये सारा धन पाकिस्तान को दे दे रहे हैं तो हमारे हिस्से क्या रहेगा, अलग अलग राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है, वो इसके खिलाफ। देखिए, वो उस समय की स्थिति के अनुसार थी, लेकिन इसका हल ये नहीं था कि हम जो है, जिसने देश की लड़ाई यहाँ आपको आजाद और स्वतंत्र और स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार दे रहा है, आप उसी को गोली मार दे। यह विचारधारा नहीं है। और आज उसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आप पूरी तरह से गांधीवादी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी गोडसे के विचारधारा पे इसलिए काम कर रही है कि आपसे वोट लेती है, आप ही से हुकूमत चलाती है और आप ही के सीने में गोली मारती है। क्या बात, आप ये डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये डायरेक्ट है तो कह रहा हूं ना, आप पूरी तरह से पूर्णतः गांधीवादी थी। गांधीवादी विचारधारा हमारी पार्टी है, हमारी सोच है, यह देश है। आप देश के अलग देशों में जाते हैं तो यह देश इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाता है, गांधी का देश। यह देश गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए, सही। इस देश का प्रधानमंत्री भी जाता है तो उसका नाम नहीं पूछा जाता है, यह देश का नाम महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के नाम से। गर्ग जी, एक शेर कहने को मन कर रहा है। बिल्कुल। चुनाव से पहले नेताजी हमदर्द बन जाते हैं और चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं। ये क्या होता है कि ये नेताजी लोग चुनाव में दिखाई देते हैं, चुनाव बीतते ही ये गायब कहाँ हो जाते हैं? अब मुझे लग रहा है कि आपका सीधा सीधे इशारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर है। नहीं, मेरा प्रश्न वहां नहीं था। सीधा सीधे इशारा उन्हीं पे है। नहीं, मेरा, हम ना विधायक है ना यहाँ के, तो हमें लग रहा है कि आपका इशारा उन्हीं पे। आप लपेट दिए। नहीं, मेरा वहां नहीं था, तमाम नेताओं से था। आप चूंकि 20 वर्षों से जो विधायक यहाँ की सेवा में हो, आप सवाल उनसे कर सकते हैं, हमसे थोड़ी कर सकते हैं। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? अब तो ये तो उनकी बात है भाई, वो बताएंगे। हमने 20 साल से जनता के बीच में संघर्ष में रहे हैं और इस 20 साल की कहानी का संघर्ष मैंने आपके साथ रखा है, और बाकी हर जगह पे हम आप दिखने वाले लोग हैं। चलिए, ठीक है। आजकल के अधिकांश नेता अवसरवादी हो गए हैं, जहां फायदा दिखा वहां लुढ़क गए। 5 वर्ष में 4.5 वर्ष तक वो आरजेडी की शिकायत करते रहे और बीजेपी की तारीफ करते रहे, बीजेपी की शिकायत करते रहे, आरजेडी की तारीफ करते रहे, और टिकट नहीं मिलने पर वो तुरंत अपना रास्ता बदल के जिसको 5 साल उन्होंने श्रद्धेय कहा उन्हीं को गाली दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता, आपको हम देखते देखते बोर हो गए हैं 20 साल से एक ही पार्टी में, कि कांग्रेस को 20 साल पहले आपको देखा था वही है, आज भी वही है, बचपना से आप जवानी की ओर आ गए, आज भी वही। आपको कभी मन नहीं करता है कि 20 साल से जो ढो रहे हैं उसको अपना पार्टी चेंज करके अपना राजनीति चमका लें? कभी आपको नहीं लगा ऐसा? देखिए, इस तन को जन्म देने वाली माँ जब नहीं बदली जा सकती तो राजनीति में पहचान देने वाला पार्टी जी, आप कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस गठबंधन की पार्टी है। अगर कांग्रेस
आपको यहाँ का सीट मिलता है और आपको टिकट मिलती है और आप संयोग से चुनाव भी जीत जाते हैं, तो आप गोपालगंज को किस तरह देखना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो बाढ़ इलाका जो बाढ़ की जो इलाके जो हर साल बाढ़ में प्रभावित होते हैं, कई 100 घरे जो है बेघर हो जाते हैं। हर साल जो है बाढ़ के चपेट में आकर कई घरों का नई जगह बसना होता है, उसको रोकना है, उसका अस्थायी निराकरण करें। और दूसरी चीज है कि जो 20 सालों में यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा पीजी की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई, पीजी की पढ़ाई शुरू नहीं, पीजी की पढ़ाई प्रखंड स्तर पे हो, ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी। हर प्रखंड में महिला कॉलेज हो, इसकी व्यवस्थाएं बनेंगी। अस्पताल को नए रूप दिया जाएगा, टाउनशिप को नया टाउनशिप दिया जाएगा। ये कई सारी चीजें जो है वो मेरे जीत के बाद हो सकती है, क्योंकि समस्याओं को निराकरण करना है, समस्याओं को धुआं में नहीं उड़ाना। 20 साल तक यहाँ की समस्याएं धुआं में उड़ी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 साल तक जो एमएलए यहाँ थे उन्होंने कुछ नहीं किया? आप बताइए एक आध दो काम है जो हुई हो। वो तो आप न बताएंगे, आप जवाब देने के लिए आप आए हैं ना। तो गिना दे, हम तो देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। आप गिनाइए कि कोई हुआ हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आके गिनाए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 20 सालों में यहाँ ये व्यवस्थाएं की। आपकी गठबंधन की सहयोगी पार्टी है राजद, और जहां भी चुनाव होता है वहां एकदम ऑफेंसिव मूड में आदमी नहीं रहता है, डिफेंसिव मूड में नहीं रहता है, ऑफेंसिव मूड में, बचाव की स्थिति में नहीं आता है, सत्ता को एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागने की स्थिति में आ जाता है। कितना कमी गिना दें वो आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी जी नीतीश जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या उनको अभी भी अनुमान है क्या कि नीतीश जी पलटी मार के फिर इनका साथ देंगे? देखिए, मेरा अपना निजी राय है कि जिनकी मानसिक और स्थिति ठीक नहीं है उन पर कटाक्ष करना क्या जरूरी है। ये आप बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, लेकिन हम राजद के तरफ जिनकी मानसिक आप जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, उनसे किसी भी प्रकार का रिएक्शन कैसे लिया जा सकता है, आप बताइए। हमारा भी प्रश्न है सर कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कौन है, आप हैं कि राजद है? देखिए, यहाँ बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आप हैं कि राजद है? तो देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। इस बार हम लोग सिर्फ महागठबंधन की सरकार बनाने वाली भूमिका में। आप लोग के बड़े भाई की भूमिका में राजद है, बट नेचुरल है, सीट एक दूसरे को ये कहना कि मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं, ये नहीं है। इस समय बिहार का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वह बिहार में बदलाव है, और बदलाव में महागठबंधन की सरकार है। तो बड़ा भाई, आप लोग कांग्रेस वाले अटैक कर रहे हैं नीतीश जी पर, तेजस्वी जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हम नीतीश जी पर अटैक थोड़ी कर रहे हैं, हम एनडीए और डबल इंजन की सरकार पर अटैक कर रहे हैं। जिस जो सरकारें हैं जिसमें मोदी जी हैं, डबल इंजन के सारथी में मोदी जी बैठे एक तरफ ना, तो हाई स्पीड तो उन्हीं के हाथ में है। तो हम लोग का है कि भाई आप जो है सारा कंट्रोल आपके पास है, तो हमारा जब सीधा सी सवाल भी उन्हीं से होगा। लेकिन ये आप एक अकेले बोलेंगे, मतलब हमारा आपसे डायरेक्ट प्रश्न है सर, तेजस्वी यादव का रुख नरम क्यों है? आप मैंने सीधा सीधी बता दिया है कि देहात में एक कहावत है ना हम लोग के यहाँ कि पागल से कौन मुंह लागे। तो आप क्यों लग रहे हैं? हम आप कहे ना कि मानसिक रूप से जो विक्षुब्ध है उसे क्या हम उम्मीद करें? हम डबल इंजन पे लग रहे हैं ना भाई। आप मोदी जी को देखिए ना, इस देश में राष्ट्र के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। सर जी आप, हम लोग जो है, हमारा जो सीधा सवाल है कि केंद्र के साथ जो सरकार बिहार में है उस पर हमारा अटैक होता है। आपका उस पर है, लेकिन पूरा तो सब लोग यही स्टेटमेंट दे रहे हैं एनडीए के कि चुनाव नीतीश के देखरेख में होगा, और साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है, देखिए एनडीए के देखरेख में होगा, ये एनडीए के चेहरा है नीतीश कुमार। नीतीश जी ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश जी ने भी जनता का चेहरा नहीं है।
जनता के चेहरा, आप जो कह रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में लड़ेंगे, जनता के चेहरा नीतीश कुमार नहीं नीतीश है। जी के नीतीश तरफ कुमार से के भी ये स्टेटमेंट आ गया 25 से 30 फिर से नीतीश। और राजद और महागठबंधन के तरफ से भी नारा आ गया है कि 2025 और नीतीश फिनिश। ठीक है, फिर से 2025 नीतीश फिनिश, ये भी नारा आ गया है। ये नारा आ गया है। तो 2025 में नीतीश फिनिश। थोड़ी बहुत है कि जो तेजस्वी यादव जो है वो खामोश, मैं नहीं, जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी आपके सुप्रीमो हैं, कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो हैं, जननायक है सर देश के, जननायक आप कहिए, वो पूरा देश कह रहा है। नहीं, जननायक आप कहिए, तो सुप्रीमो है जो, वो कभी उनको देखते हैं कि कुलियों के बीच में जाके कुली के जैसे बन जाते हैं, कभी उनको देखते हैं कि खेतों में जाके वो धान बोने लगते हैं, कभी वो देखते हैं कि चमड़े के दुकान पे जाके चमड़े वाले काम में दिखने लगते हैं, कभी व्यापारियों के साथ बैठ के व्यापारियों जैसे हो जाते। ये बहुरूपिया वो दिखाते हैं कि वो सिंप्लिसिटी दिखाते हैं। बहुरूपिया आपका शब्द है, ये आरएसएस का शब्द है। नहीं, मतलब है क्या है ये, सच्चाई हमको जानना है कि किसी को दर्द समझने के लिए उस काबिल बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। हमें पेन है, इस पेन का महसूस जब तक हमें चोट नहीं लगेगी, हम नहीं कर सकते। तो कुलियों का जो आप कह रहे हैं कि जो ड्रेस में दिखते हैं, वह उस दर्द को जानना चाहते हैं, वह पहन के, वह उस मोची के दर्द को जानना चाहते हैं, मोची के साथ बैठ, किसानों के साथ बैठ। क्या एक घंटे में रह के कोई किसी के दुख को जान सकता है? क्यों नहीं जान सकता है सर? आप क्यों नहीं जान सकता है? जो मोची जूता सिलते समय हाथों पे मार देता है हथौड़ा, क्या राहुल गांधी ने मारा होगा? आप 2 दिन से, आप बिल्कुल मारा होगा। आप जो देख रहे हैं कि उनके साथ बैठ के जो है चप्पल बना रहे हैं, और उन्होंने एक पूरा जूता तैयार किया वहां बैठ के, मोची के साथ बैठ के। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी 100 रुपए की टी शर्ट पर 4000 किलोमीटर की यात्रा किए हैं। लेकिन यह देश का प्रधानमंत्री और इस देश का दुर्भाग्य है कि लाखों का सूट पहन के जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाए। अच्छा, तो ये बताइए सर, वो 100 रुपए की टी शर्ट बदली भी तो जा सकती है क्या? एक कलर के टी शर्ट सैकड़ों हो सकते हैं ना? नहीं तो अरे 100 रुपए का मैंने बताया ना, उसकी कीमत 100 रुपये होगी। आप जितनी बार बदल दो, आप कपड़ा आज पहने तो कल थोड़ी पहनिएगा, उसको बदलना ही है, लेकिन कीमत वही होगी। हमने लाखों का सूट नहीं बदला है, हमने टी शर्ट बदला है 100 रुपए का। आप यही ना तंज कस रहे हैं, ये सब लोग जान जाएंगे तंज कस रहे हैं मोदी जी के लिबास पे, कि वो लाखों के कोट वगैरह सब, चश्मा सब ये आप लोग सवाल पूछिएगा नहीं। अच्छा चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के वो उनका एक व्यक्ति से कहिए जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता कहता हो, सबसे बड़ा इस देश का ये कहता हो, रहनुमा कहता हो, वो कह दे कि जो राहुल गांधी जी ने पद यात्रा किया था 4000 किलोमीटर की, उसकी आधी करके दिखाए। नहीं आधी तो आधी से आधी करके दिखाए। नहीं है, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक इन्हीं लोगों के दर्द को जानने के लिए किया था। और आज उन्हीं लोगों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ रहा है, जिसमें उनको कई बार सरकार के द्वारा जो है, कभी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, कभी उन्हें किसी तरह से टॉर्चर किया गया। लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं। राहुल गांधी ने सीधा कहा है, डरो मत। क्योंकि है क्या है, जो लोग तंज कसते हैं, आज नई पीढ़ियों को जानना चाहिए, कांग्रेस के लोगों और कांग्रेस परिवार को आनंद भवन और स्वराज भवन के बारे में जानना चाहिए। ये आनंद नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी और युवा इंदिरा गांधी जी की अपना घर था, अपना संपत्ति था, जो इलाहाबाद प्रयागराज अभी डोनेट कर दिया, उसको डोनेट कर दिया इस देश के लिए। और जिनको इस देश में रहने के लिए अपना घर नहीं हो, वह देश के लिए जी रहा हो, वह देश के आवाम के लिए जी रहा हो, तो वह लोगों का दर्द समझने के लिए, इस देश के जानने के लिए, इस आपका जो कहने का तथ्य था
वह दर्द को समझने के लिए ही है, बाकी कुछ अच्छा, दर्द को समझने के लिए। पैदल यात्रा जब किए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे उन्होंने लोगों को दर्द को समझा ना, और उससे आपके दिल में उनके प्रति और हमदर्दी बढ़ गई। पूरे देश वही तो बढ़ गई ना, वही यात्रा। अब यहाँ से प्रश्न आता है मेरे ही नहीं, वो पूरे देश के जननायक मतलब बन के उभरे राहुल गांधी जी, और इस देश के जननायक हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। मतलब है ना, मतलब उन्होंने पैदल यात्रा किया, सबके बीच गए तो सबका दुख सुख समझे, और उन्होंने अच्छा काम किया, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक बात बताइए, अभी बिहार में प्रशांत किशोर पूरे पद यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, यानी कि वो लोगों के दुख दर्द को समझे हैं, तो क्या पूरे बिहार से आप अपील कर रहे हैं कि जन सुराज को समर्थन दीजिए? एक बात बताइए, जो लोगों के दर्द को समझने निकला हो और जो अपना व्यापार बेचने निकला हो, दोनों में अंतर है कि नहीं? वो व्यापार पैदल चल के बेच रहे हैं क्या? और तक क्यों नहीं? व्यापार जो है, जो व्यापार पूरे केंद्र में बीजेपी का गवर्नमेंट बनवा दिया, जो व्यक्ति, हमने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है, और जिस व्यक्ति की विचारधारा ही नहीं है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बिहार में नीतीश के साथ है, उधर चले जाइए यूपी में तो योगी जी के साथ है, जिसकी विचारधारा एक नहीं हो सकती है। अच्छा, बहुत गलती करने वाला आदमी सही नहीं कर सकता है? गलती करने वाला क्या सही कर सकता है? आप तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि नहीं बन सकता है। अभी रत्नाकर ही है, वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि बने तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन सकता है। तो क्या जो पूर्व में गलतियां की हुई हो, कि मान लीजिए मोदी जी को गवर्नमेंट बनवा दिए, ममता जी को बना दिए, केजरीवाल को बनवा दिए, तो क्या वो अब सही अपने नहीं कर सकते हैं? जो लोग सभी लोगों से पेज सर्विस पर काम किया हो, वह जनसुराज आज बिहार में भी पेज सर्विस के रूप में काम कर रही है, और वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बी टीम बन के बिहार में काम कर रही है। लेकिन ऐसे कुछ दिन पहले आप लोग इल्जाम इस पर भी लगाते थे ओवैसी के पार्टी को, AIMIM को, वो भी है कि वो बी टीम है, लेकिन उसका भी एक इल्जाम आप पर है कि आप लोगों से जब वो गठबंधन करने को कहती है तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? अगर सब समाजवादी पार्टी है तो आप लोग ओवैसी के पार्टी को क्यों अपने में नहीं करते हैं? हमारी विचारधारा नहीं है। जो विचारधारा, उसका क्या विचारधारा? उसका भी तो यही विचारधारा है कि बीजेपी के अगेंस्ट रहेंगे। वह विचारधारा के साथ है। जो विचारधारा में हमारे तैली नहीं खाते हैं, जो तालमेल में नहीं है, वो नहीं है हमारे साथ। ओवैसी का तो सारा नारा देश हित के लिए है, सबके साथ की बात करता है, वो तो किसी अपने पर्टिकुलर तो बात करते नहीं है, तो फिर उनको आप लोग साथ में क्यों नहीं? वो भी समाजवादी विचारधारा से में हमको थोड़ी रखना है, ये उनकी और ऊपर लोगों की बात है। हम तो विचारधारा से लड़ने वाले लोग हैं, जिनकी विचारधारा हमारे धरातल पर नहीं मिलेगी, हम तो विरोध करते ही रहेंगे। आप उनको शामिल नहीं करते हैं, दूसरे विरोधी बताते हैं। शामिल इसलिए नहीं करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका भी बी टीम बना हुआ, इसलिए जहां जहां गठबंधन की चुनाव होती है, महागठबंधन लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ओवैसी की टीम खड़ा होती है। तो वो अगर आपके साथ आ जाए तो क्या उन्हें रखेंगे अपने साथ? ये इसका जवाब हम थोड़ी देंगे, हमको थोड़ी रखना है। क्या आप हमसे पूछ रहे हैं? अभी तो कांग्रेस यानी ओम प्रकाश गर्ग यहाँ है हमारे सामने। बिल्कुल। तो सवाल क्या हम राहुल गांधी से पूछेंगे? नहीं, सवाल आपको राहुल, क्योंकि आप सवाल जो है यहाँ के स्तर तक पूछिए ना। यहाँ का अगर ओम प्रकाश गर्ग है तो ओम प्रकाश के लेवल तक का सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूं। ठीक है, अगर कोई जन सुराज का नेता गोपालगंज में जो पद यात्रा में शामिल रहा, वो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो क्या उसके मेहनत के बेस पे उसे यहाँ जीतने के लिए अपील करेंगे? ये पीला हेमलेट और पीला टैक्सी दोनों एक समान है, बस। चलिए, अच्छा लगा गर्ग जी आपसे बात करके, और आपने इतना समय दिया और हमारे सारे सवालों का आपने स्तर से बढ़िया जवाब दिया। आपने आप आए यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गर्ग जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है।